the sum of first n even natural numbers is, if the sum of first n even natural numbers is 420, find the value of n. Comma, find the value of n. ठीक है, समझिएगा। इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो ये बोल रहे हैं कि फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर्स जो हैं वो इवन होने चाहिए। तो इवन नेचुरल नंबर क्या हो जाएंगे, देखिएगा। जैसे हमने बोला कि फर्स्ट n इवन natural numbers will be first and even natural numbers will be, पहला इवन नेचुरल नंबर क्या है, मतलब पहला इवन नंबर 2 है, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, और ऐसे करते करते इन्होंने कहा कि कुछ भी होगा, मतलब टोटल n नंबर्स विल बी देयर, टोटल n नंबर्स होंगे यहाँ पर। आखिरी नंबर क्या है, आखिरी टर्म क्या है, मुझे नहीं पता। तो इन्होंने बोला इफ द सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज 420, तो सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स इज इक्वल टू 420, ये गिवन है। अब इसके बाद ये जो स्टेटमेंट लिखा है, इसके बाद आगे के स्टेटमेंट पर मैं आता हूँ, लेकिन उससे पहले एक चीज़ बताना चाहूँगा कि ये वाला क्वेश्चन क्वाड्रेटिक में दे रखा है, लेकिन ये बिना अरिथमेटिक प्रोग्रेशन की नॉलेज के ये क्वेश्चन होगा नहीं। ऐसे नहीं होगा, जरा देखिएगा। और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन कोई बहुत मुश्किल चैप्टर है नहीं, आसान चैप्टर है। तो जरा उसमें देखिएगा कि अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का यहाँ पर यूज़ है क्या। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जो हम नॉर्मल काउंटिंग करते हैं ना, जो नॉर्मल हमको गिनती आती है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन क्या होता है, जैसे मैंने लिखा 1 2 3 4 5, ये 5 तक मैंने लिख दिया। तो यहाँ कितनी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी टर्म्स हैं, 5 ही टर्म्स हैं, ठीक है। और पहली टर्म 1 है और दूसरी टर्म 2 है, तो पहली और दूसरी टर्म में एक नंबर का गैप है, एक नंबर का डिफरेंस है। सेकंड 2 में और 3 में, इन दोनों में भी एक का डिफरेंस है। भाई आप 3 में से 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 1 आएगा, आप 4 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 1 आएगा, 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो तो भी 1 आएगा। तो इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। ऐसे ही हमने ये कहा कि अगर पहला नंबर हमारे पास 3 है, फिर 7 11 15 और 19, तो अब भी देखिए 1 2 3 4 5, तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स कितनी हो गई, n इज इक्वल टू कितना हो गया, 5 हो गया। अच्छा, जो फर्स्ट टर्म होती है, फर्स्ट टर्म इसको बोलते हैं a, स्मॉल a, ठीक है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है ये क्या हो गई 3। अच्छा, और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन तब होता है जो भी नंबर हमको दे रखे हैं उनका ना डिफरेंस सेम होना चाहिए। सेम मतलब कॉमन होना चाहिए। कैसे, 7 में से 3 सब्ट्रैक्ट करो क्या आ रहा है, 4 11 में से 7 सब्ट्रैक्ट करो 4, 15 में से 11 सब्ट्रैक्ट करो 4, 19 में से 15 करो 4। तो हर जगह कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का डिफरेंस जो है वो 4 आ रहा है, ठीक। तो ये जो डिफरेंस आता है, जो सेम डिफरेंस आता है, इसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस इज 4। तो ये एक नंबर ऑफ टर्म्स, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस, अगर मुझे ये पता है तो मैं सब निकाल सकता हूँ किसी भी टर्म्स का और कितनी भी नंबर ऑफ टर्म्स का। जैसे मान लो SN
सम ऑफ n टर्म्स, ये हम डिटेल में अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में पढ़ेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन में इसकी जरूरत पड़ रही है, इस वजह से बता रहा हूँ। तो सम ऑफ n टर्म्स, इसको ऐसे लिखते हैं, सम ऑफ n टर्म्स इज इक्वल टू होता है n/2, ब्रैकेट में लिखिए 2a + n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है इसका, ठीक है। अच्छा, तो इस फॉर्मूले को जरा अप्लाई करके देखते हैं। मैं ये जो 5 टर्म्स है ना, ये 5 टर्म्स जो हैं, मैं इन 5 टर्म्स को ऐड करके देखना चाहता हूँ। तो सम ऑफ 5 टर्म्स, तो यहाँ पर क्या था, सम ऑफ n टर्म्स, और यहाँ पर क्या है, सम ऑफ 5 टर्म्स। तो इधर n की जगह 5 लिखा है मैंने, ठीक है। तो 5 आ जाएगा, जहाँ पर भी n है, n की जगह 5 आ जाएगा, ठीक है। समझ रहे हैं भाई, बताइए आर्या, ठीक है। अभी मैं इस चीज को जो यहाँ बता रहा हूँ, इसको इस क्वेश्चन से अभी कोरिलेट करूंगा। फॉर्मूले के हिसाब से है n/2, तो यहाँ पर n की जगह लिखेंगे 5, तो लिखिए 5/2, ब्रैकेट में 2 इंटू ए, 2a का मतलब 2 इंटू ए, यहाँ पर क्या है, फर्स्ट टर्म यानी कि 3, तो 2 इंटू 3 प्लस n-1, n कितना है 5, 5 - 1 इंटू डी, डी कितना है, कॉमन डिफरेंस 4। यहाँ तक समझ गए? सिर्फ वैल्यू डाली है, सिर्फ वैल्यू डाली है, बिल्कुल नया फॉर्मूला है, ये आप में से किसी को भी नहीं आता होगा। यहाँ तक समझ में आ गया? मैं ये जो 1 2 3 4 5 टर्म्स दे रखी है ना, मैं इन 5 टर्म्स का एडिशन होकर इसका सम क्या निकलेगा, मैं वो इस फॉर्मूले से निकालना चाहता हूँ, ठीक है। आपके मन में ये आ सकता है, मैं इन 5 टर्म्स को ऐड कर देता हूँ, निकल गया सबका सम। यही तो होता है भाई, 5 को ऐड कर देते हैं, निकल गया सबका सम। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप, हम 5 को ऐड कर सकते हैं, लेकिन सोचो अगर नंबर ऑफ टर्म्स हमको 100 दे रखी हो, तो क्या 100 टर्म्स को एक साथ ऐड करेंगे? ठीक है, बड़ा मुश्किल हो जाएगा हमारे लिए, और गलती होने के भी चांसेस हैं, ठीक। आप ये कहेंगे नहीं नहीं मेरी कैलकुलेशन फास्ट है, मैं कर लूँगा, पर चलो कोई बात नहीं, आप कर लेंगे, लेकिन फिर भी गलती होने के चांसेस तो हैं। कहीं पर कैरी भूल गए, कहीं पर कुछ गड़बड़ हो गई, फिर दोबारा से करोगे, तो इट्स बेटर कि फॉर्मूला लगा लो और इसको वेरीफाई भी करके देखेंगे कि ये फॉर्मूला सही भी है या नहीं। 5/2, 2 3 से कितना हो गया 6, प्लस 5 - 1 कितना होता है 4, 5 - 1 4, 4 इंटू 4 16, 5/2 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस 16 कितना हो गया 22, 2 11 जा 22, 11 5 जा 55। अब जरा सबको ऐड करके देखो, 3 + 7 10, 10 + 11 21, 21 + 15 36, 36 + 19 55 हो गया, ठीक है। तो कई बार ऐसा होता है हमारे पास कि ये बड़ी बड़ी टर्म्स दे रखी होती हैं, तो जब नंबर ऑफ टर्म्स बहुत ज़्यादा होती हैं तो मेरे पास एडिशन करना मुश्किल होता है, तो उस दौरान हम ये फॉर्मूला लगा लेते हैं, और फॉर्मूला भी तभी लगेगा जब कॉमन डिफरेंस सेम आ रहा होगा, नहीं तो फॉर्मूला नहीं लग पाएगा। अब आ जाता हूँ इस पर, सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो सम ऑफ फर्स्ट एंड इवन नेचुरल नंबर्स में जो हमने ये लिखा है, यहाँ से ये क्या हो गया, पहली टर्म a इज इक्वल टू हो गया 2, फर्स्ट टर्म तो पता चल गया हमको 2 है। जब सारे नंबर इवन है तो इवन नंबर में डिफरेंस कितने का होता है, 2 का डिफरेंस। पहला नंबर 2, अगला नंबर 4, 4 - 2 कितना 2, अगला नंबर 6, 6 - 4 कितना 2, 8 - 6 2, 10 - 8 2। इसका मतलब ये एक AP है, क्योंकि यहाँ पर हर कॉन्सिक्यूटिव टर्म्स का जो डिफरेंस है वो सेम आ रहा है, वो कॉमन आ रहा है, क्लियर है? हाँ, तो हमारा नंबर ऑफ टर्म्स आएगा n, स्मॉल n की वैल्यू स्मॉल n ही होगी, क्योंकि वो बोल रहे हैं फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स। तो जैसे यहाँ पर मुझे पता चल रहा था कि कितने नेचुरल नंबर है, 5 नेचुरल नंबर है, गिन कर मैंने देख लिया 5 है, ठीक है। यहाँ पर इन्होंने बोला ही नहीं, यहाँ पर इन्होंने कहा कि इवन नेचुरल नंबर कितने हैं, कितने इवन नंबर्स हैं, n इवन नंबर्स हैं, तो n की जगह n ही रखना है हमको यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद कॉमन डिफरेंस जो है 4 - 2 2, 6 - 4 2, तो कॉमन डिफरेंस हमारा 2 आ रहा है। और किसी भी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में मुझे 1 2 3 NAD, मुझे बस इसी की जरूरत पड़ती है, समझ गए? बस इन 3 टर्म्स की जरूरत पड़ती है। अब आगे मैं कर लूँगा। अब देखिएगा, सम ऑफ फर्स्ट n इवन नेचुरल नंबर्स, तो क्या करना है, यही फॉर्मूला लगाना है, n/2, n की जगह तो n ही आएगा, तो n/2 ही रहेगा।
ब्रैकेट में 2a मतलब 2 इंटू 2 प्लस n माइनस 1, तो n की जगह तो n ही है, इंटू d कितना db2 है, इज इक्वल टू 420। सही है। इसके बाद हम ये देखेंगे कि देखिए एक टर्म तो ये है 2 इंटू 2 और एक टर्म ये है 2 इंटू n माइनस 1। तो इस टर्म में और इस टर्म में, दोनों टर्म में 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2 कॉमन आ सकता है। मैंने 2 ले लिया कॉमन, जब 2 कॉमन ले लिया तो इधर था 2 इंटू 2, तो एक 2 तो बाहर आ गया, तो बचा अंदर सिर्फ एक 2। इधर था 2 इंटू n माइनस 1, तो 2 बाहर आ गया, तो इधर क्या बचा n माइनस 1 इज इक्वल टू 420। इस 2 से ये 2 कैंसिल आउट हो गया, n है और ब्रैकेट में n और 2 माइनस 1 ये हो गया प्लस का 1 इज इक्वल टू 420। यहाँ तक बता दीजिए भाई, ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं। सौम्या, सिमरन, क्लियर है? सुभान, आर्या, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो अब आप देखिएगा ये इतना सा आ गया, अब इसको एक्सपैंड करते हैं। तो n इंटू n कितना हो गया n स्क्वायर, n इंटू 1 कितना हो गया n, और 420 को इधर ले आओ तो माइनस 420 इज इक्वल टू 0। सही है। अब 420 के ना प्राइम फैक्टराइजेशन करने पड़ेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा देखो जरा। प्राइम नंबर से डिवाइड करेंगे, 210, 105। अब ये 2 सबसे छोटा प्राइम नंबर है, तो 105 2 से तो डिवाइड होगा नहीं, तो ये होगा 3 से डिवाइड। 3 3 × 9, 3 5 × 15, फिर ये होगा 5 से, 5 7 × 35, फिर ये होगा 7 से, 7 1 × 7। सेवन 3 × 21, बिल्कुल सही। 7 3 × 21 हो गया, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, और 2 2 × 4 5 × 20, ठीक है। 7 इंटू 3 एक तरफ और 5 इंटू 2 इंटू 2 एक तरफ, तो ये कितना हो गया 21 और ये कितना हो गया 20। सही है। तो 21 और 20 को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या आ जाएगा 420 आ जाएगा, और डिफरेंस दोनों का कितना आ जाएगा प्लस का 1 आ जाएगा। भाई n है ना, आप ये समझ लीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बस वेरिएबल x ना होकर n है, यहाँ पर इतना अंतर है बस। तो ये क्या हो गया n स्क्वायर प्लस 21n माइनस 20n माइनस 420 इज इक्वल टू 0। n स्क्वायर और 21, n में से क्या कॉमन आ रहा है n, यहाँ बचा n प्लस 21, माइनस 20 कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा n प्लस 21, इधर भी n प्लस 21, इधर भी n प्लस 21, तो n प्लस 21 लिया कॉमन, इधर बचा n माइनस 20 इज इक्वल टू 420। सॉरी, राइट हैंड साइड पर तो सब खत्म हो गया ना, 0 ही आ चुका है। समझ गया मेरी बात? भाई 20 में अगर 20 कॉमन ले लिया, माइनस 20 कॉमन ले लिया, तो इधर प्लस n बचेगा। हाँ, तो माइनस 420 तो माइनस 20 तो लिया मैंने कॉमन सर, माइनस 21 क्योंकि बीच में प्लस का 1n चाहिए था ना, तो 21 है माइनस 20 तो प्लस 1 है, ठीक है। अब देखिए n प्लस 21 इज इक्वल टू 0 और
एंड माइनस 20 इज इक्वल टू 0, तो n इज इक्वल टू माइनस 21 और n इज इक्वल टू 20। तो n इज इक्वल टू माइनस 21 तो होगा नहीं, n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो वो पूछ रहे हैं फाइंड द वैल्यू ऑफ n, कि कितने नेचुरल नंबर्स का, कितने इवन नेचुरल नंबर्स का सम 420 होगा। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स का सम 420 हो जाएगा। फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर्स क्या होगा, 2 4 6 8 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 तो ये हो गए। इन सारे नेचुरल नंबर्स को अगर आप ऐड कर देंगे तो सबका सम जो है वो 420 ही आएगा, चाहे तो करके देख लेना, ठीक है। माइनस वाला इस वजह से नहीं, क्योंकि उन्होंने बोला है कि इवन नेचुरल नंबर्स, तो नेचुरल नंबर तो सारे जीरो से बड़े ही होंगे नेचुरल नंबर। तो अगर जीरो से बड़े नेचुरल नंबर्स की बात करते हैं तो उन सबका सम वो तो पॉजिटिव ही आएगा। और सर ऐसा भी केस होगा जैसे हो सकता है कि नेगेटिव में पता है क्या है यहाँ पर क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर n है, n है नंबर ऑफ टर्म्स। तो नंबर ऑफ टर्म्स हमेशा ऐसी होंगी कि कितनी गिनती उनकी बताओ, तो हम बोलेंगे 4 टर्म्स 5 टर्म्स 6 टर्म्स। हम ये नहीं कह सकते -5 टर्म्स, -5 एक नंबर होता है, नंबर ऑफ टर्म्स मतलब वो क्वांटिटी नहीं हो सकती, नेगेटिव में क्वांटिटी नहीं हो सकती, इस वजह से, ठीक है। चलिए जी बताइए बेटा, और कोई डाउट है? नो सर। चलिए ठीक है, 1 मिनट वेट करिए, जरा पानी पी कर आता हूँ। पानी चाहिए किसी को? नहीं, आजकल इतनी गर्मी हो गई, बहुत ज़्यादा प्यास लगती है। कभी बारिश तो हमने अभी तक जो क्वेश्चंस देखे हैं ना, इसमें वो नंबर्स वाले देखे हैं। अब जरा टाइम एंड वर्क, एज, ये वाले देखते हैं।
वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस, लिखिएगा वर्ड प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन टाइम एंड डिस्टेंस। Word problems based on time and distance. Example number 1. A train travels a distance of 300 km at constant speed. Train travels a distance of 300 km at constant speed, full stop. If the speed of the train is increased by, if the speed of the train is increased by 5 km an hour, comma, the journey would have taken 2 hours less. Journey would have taken 2 hours less, full stop. Find the original speed of the train. Find the original speed of the train. सीधे सीधे समझिए, जब भी हमारा टाइम डिस्टेंस वाले क्वेश्चंस आते हैं तो एक फॉर्मूला आप याद रखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ये वाला फॉर्मूला याद रखना, या डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, जो आपको याद रखने में आसानी हो वो याद रखना। अब यहाँ देखें, अ ट्रेन ट्रेवल्स अ डिस्टेंस ऑफ 300 किलोमीटर एट कांस्टेंट स्पीड। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है? 300 किलोमीटर। और ये देखिएगा पूछा क्या जा रहा है, फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो आपसे ना स्पीड पूछी जा रही है, तो जो चीज़ आपसे पूछी जाती है उसी को x मान लेते हैं। तो s यानी कि स्पीड इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, ये हमने मान लिया। अच्छा, अब डिस्टेंस है और स्पीड है, हम टाइम निकाल लेंगे। यहाँ से देखिएगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है, तो टाइम क्या हो जाएगा? अगर मैं t को इधर ले आऊँ और s को इधर ले जाऊँ तो टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, मतलब डिस्टेंस कितना है 300 अपॉन स्पीड कितना है x। 300 अपॉन x आवर्स, 300 अपॉन x आवर्स हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम ये कहेंगे, अब इन्होंने बोला इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाय 5 किलोमीटर एन आवर। ठीक है,
यहाँ लिखिएगा न्यू केस, मतलब हमें नया केस दे रखा है। अब क्या, इफ द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज इंक्रीज बाई 5 किलोमीटर एन आवर का मतलब है पर आवर। तो अब जो स्पीड है उसको S1 बोल दो। पहले स्पीड कितनी थी x, अब स्पीड कितनी हो जाएगी 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड बढ़ा दी गई है तो x + 5 किलोमीटर पर आवर, स्पीड हो गई x + 5 किलोमीटर पर आवर। और इन्होंने बोला कि अगर स्पीड को 5 किलोमीटर पर आवर बढ़ा दिया जाए तो जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस, तो टाइम थोड़ा कम लगेगा, पहले वाले के कंपैरिजन में 2 घंटे कम लगेंगे। तो अब जो हमारा टाइम लगेगा t1 वो निकालता हूँ, डिस्टेंस तो सेम ही रहेगा ना भाई। उन्होंने बोला कि वही जो जर्नी है पहले, तो जर्नी कितने की थी 300 किलोमीटर की, तो जर्नी यानी कि डिस्टेंस तो हमारा सेम रहेगा 300 किलोमीटर। d1 बोल दिया, तो यहाँ से t1 निकालेंगे तो t1 कितना आ जाएगा d1/s1 यानी कि 300/x + 5, 300/x + 5 आवर्स, ये हो गया t1। और हमारे हिसाब से ये जो डिस्टेंस है और ये जो बढ़ी हुई स्पीड है, इसके हिसाब से तो टाइम नहीं आया। इनके हिसाब से इन्होंने क्या बोला, जर्नी वुड हैव टेकन 2 आवर्स लेस। तो एज पर क्वेश्चन t1 = t - 2 आवर्स। पहले टाइम कितना लग रहा था 300/x, इतना टाइम लग रहा था तो ये आवर्स में था ना। तो उन्होंने कहा कि इससे 2 घंटे कम लगेगा अब टाइम, जब आप स्पीड बढ़ा देंगे तो टाइम कम लगेगा। कितना, पहले जो टाइम लग रहा था उससे 2 घंटे कम। तो पहले जो टाइम लग रहा था उसको मैंने क्या माना था t, तो t - 2 आवर्स। तो इसका मतलब कि t1 = t - 2, t कितना है 300/x - 2, और ये जो t1 है ये कितना है, ये t1 हमने निकाला 300/x + 5, 300/x + 5 = 300/x - 2। समझ गए? ठीक है। अब क्या करना है, बस ये कंडीशन हमारे पास आ गई। अब आप क्या करिए, इसको इधर ले आओ, 300/x + 5 - 300/x = -2। अब आप ये देखिएगा कि इसमें ये जो न्यूमरेटर में इधर भी 300 है और इधर भी 300 है, दोनों के न्यूमरेटर में 300 है, तो 300 कॉमन लिया जा सकता है, कॉमन ले लिया तो ये बचेगा 1/x + 5, और ये क्या बचेगा 1/x = -2। ठीक है। इसके बाद देखिएगा, इसके बाद अब क्या करेंगे कि ये जो 300 है ये यहाँ मल्टीप्लिकेशन में इधर जाकर ये डिवाइड में चला जाएगा, और ये जो ब्रैकेट है इसमें आप एलसीएम ले लीजिए। तो जब दो बिल्कुल अलग अलग टर्म्स होती हैं तो एलसीएम के नाम पर दोनों मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो x + 5 × x, अब ये x इधर 1 में मल्टीप्लाई हो गया तो ये आ गया x, माइनस ये x + 5 इधर 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, x + 5 = -2/300, 2 1 = 2 और 2 150 सा 2 150 सा। अब देखिएगा इसको अगर एक्सपेंड करते हैं तो क्या आएगा, x - x - 5 अपॉन जो डिनोमिनेटर है तो x × x कितना हो गया x² और 5 × x कितना हो गया 5x = -1/150, -x + x कैंसल आउट हो गया, तो -5/x² + 5x = -1/150।
अब देखिएगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, या एक काम करो सबसे पहले तो भाई इस माइनस से ये माइनस काट दो, इधर भी न्यूमरेटर में माइनस है इधर भी न्यूमरेटर में माइनस है, तो माइनस से माइनस काट दीजिए, कट सकता है ऐसे। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिए, एक्स स्क्वायर प्लस 5x तो 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, इज इक्वल टू ये 150 इस 5 में मल्टीप्लाई हो जाएगा, 750 हो गया। ठीक है, इसको इधर ले आओ, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 750 आ जाए, मल्टीप्लिकेशन 5x को ऐसे स्प्लिट करना है कि उसका मल्टीप्लिकेशन जो है वो तो आ जाए माइनस का 750 और एडिशन या सब्ट्रैक्शन वो आ जाए प्लस का 5x। ठीक है, यहाँ कर लीजिए इसके प्राइम फैक्टराइजेशन, तो 750 को सबसे पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा सर माइनस 30x प्लस 25x, सॉरी हाँ सही है, माइनस 25x प्लस 25। सही है सही है सही है। मैं इसको हटा रहा हूँ, फिर देखिए सीधा सीधा समझ में आ रहा है कि 25 3 सा 75 होता है, तो 25 इंटू 30 करेंगे तो 750 आ जाएगा, समझ गए। और 30 और 5 का डिफरेंस जो है वो 5x होता है, 30 का और 5 का डिफरेंस 30 का और 25 का सॉरी 5 आ जाएगा। ऑनलाइन वाले बच्चे कहीं पर भी ना समझ में आए प्लीज बता देना मुझे। ओके सर। हाँ, लेट कैसे हो गए आज? सर बाहर थे। अच्छा अभी तक आए। अच्छा अच्छा पहली और दूसरी टर्म में से क्या कॉमन लिया? x, तो ये हो गया x प्लस 30। इन दोनों में से क्या कॉमन लेंगे ताकि पहला टर्म x आ जाए, माइनस 25 निकाल लो बस, तो इधर क्या बचेगा x प्लस 30, इधर भी x प्लस 30 इधर भी x प्लस 30, तो x प्लस 30 ले लिया कॉमन, यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का 25। ठीक है, x प्लस 30 इज इक्वल टू 0 और x माइनस 25 इज इक्वल टू 0। एक तो हो गया x इज इक्वल टू माइनस 30 और एक हो गया x इज इक्वल टू प्लस का 25। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने पूछा गया फाइंड द ओरिजिनल स्पीड ऑफ द ट्रेन। माइनस 30 को तो काट दो, नेगेटिव में तो हो नहीं सकती, ये हो गई। ठीक है, बाबा आदम के ज़माने की ट्रेन रही होगी, इससे तेज तो बच्चे स्कूटी चलाते हैं आजकल 25 किलोमीटर पर आवर। चलिए जी, तो ओरिजिनल स्पीड जो है वो ट्रेन की 25 किलोमीटर पर आवर है। चलिए जी, एक और क्वेश्चन देखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 2, और ये CBSE में 2017 में आया है, नोट करना CBSE 2017। The speed of a boat in still water is 15 km per hour. It's 15 km per hour. Full stop. It can go 30 km upstream. It can go 30 km upstream and return downstream to the original point.
and return downstream to the original point in 4 hours 30 minutes. In 4 hours 30 minutes. Full stop. Find the speed of the stream. Find the speed of the stream. तो हमने अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम वाले जो क्वेश्चंस देखे थे उनमें हमने ये देखा था कि भाई जो स्पीड ऑफ बोट होती है स्टिल वाटर में, रुके हुए पानी में, उसकी स्पीड अगर मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर है ना, और मान लीजिए कि अगर पानी रुका हुआ है, रुके हुए पानी में हम बोट चलाते हैं तो वो बोट चलती है 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब स्ट्रीम आती है, स्ट्रीम मतलब लहर आती है, लहर आती है अपोजिट डायरेक्शन में। अपोजिट डायरेक्शन में जब लहर आती है, जब बोट ऐसे जा रही है और लहर ऐसे आ रही है, ठीक है, तो जब अपोजिट डायरेक्शन में आती है तो उसको हम बोलते हैं अपस्ट्रीम। और अपस्ट्रीम में क्या होता है कि इफेक्टिव स्पीड कैसे निकलेगी कि बोट की जो स्पीड है मान लीजिए वो 10 किलोमीटर पर आवर है, और जो स्ट्रीम की स्पीड है, स्ट्रीम हमारी तरफ आ रही है 2 किलोमीटर पर आवर से, तो 10 - 2 यानी कि 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट जो है वो आगे चलेगी, ठीक है। तो जब भी अपस्ट्रीम का केस होगा तो हमारी जो स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट होगी, और जब डाउनस्ट्रीम का केस होगा तो हम भी 10 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहे हैं और स्ट्रीम भी यानी कि लहर भी इसी डायरेक्शन में 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है। तो 10 + 2 वो दोनों जब सेम डायरेक्शन में है तो दोनों ऐड हो जाएंगे। तो अपस्ट्रीम यानी कि जब दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, और डाउनस्ट्रीम यानी कि दोनों जब सेम डायरेक्शन में होते हैं। तो यहाँ पर देखना, इन्होंने बोला था स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर इज 15 किलोमीटर पर आवर, और पूछ क्या रहे हैं ये कह रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। आपको स्पीड बतानी है स्ट्रीम की, तो यहाँ पर आप ये कहेंगे गिवन speed of boat in still water given speed of boat in still water 15 किलोमीटर पर आवर। तो ये 15 किलोमीटर पर आवर दे रखी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। हाँ, उसके बाद स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर 15 किलोमीटर पर आवर, पूछ कर रहे हैं फाइंड द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी, यानी कि लहर की स्पीड the speed of the stream be x किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर और स्पीड ऑफ स्ट्रीम हमें पता चल गया। तो अब अपस्ट्रीम यानी कि लहरों के अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल करना, तो तब हमारी जो इफेक्टिव स्पीड है वो सब्ट्रैक्ट हो जाती है, घट जाती है, तो वो क्या हो जाएगी 15 - x। -x किलोमीटर पर आवर, ये हो गई अपस्ट्रीम स्पीड। और डाउनस्ट्रीम जब हमारी बोट भी सेम डायरेक्शन में जा रही है और लहरें यानी कि स्ट्रीम की डायरेक्शन भी सेम है, तो तब क्या हो जाएगा 15 + x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। उसके बाद देखिएगा अब है इट कैन गो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट इन 4 hours and 30 minutes।
तो टाइम निकालना है हमको। उन्होंने कहा कि वो 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाने में और फिर वापस डाउनस्ट्रीम आने में जो टोटल टाइम लेती है वो जो बोट, वो टोटल टाइम लेती है 4 आवर 30 मिनट्स। ठीक है, 4 आवर 30 मिनट्स। तो इसका मतलब क्या है कि हम निकालते हैं यहाँ पर अपस्ट्रीम का केस निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे अपस्ट्रीम मोशन अपस्ट्रीम मोशन लिखिए और डाउनस्ट्रीम मोशन लिखिए। अपस्ट्रीम मोशन में हम क्या करेंगे कि जो हमारी स्पीड है उसको S1 बोल दो। अपस्ट्रीम स्पीड कितनी है 15 माइनस एक्स और अपस्ट्रीम में डिस्टेंस कितना है 30 किलोमीटर अपस्ट्रीम दे रखा है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है 30 किलोमीटर और टाइम कितना लगेगा E1/S1 मतलब 30/15 माइनस एक्स। ठीक है, उसके बाद डाउनस्ट्रीम मोशन में देखिए स्पीड कितनी है 15 प्लस एक्स। डिस्टेंस कितना है, उन्होंने कहा एंड रिटर्न डाउनस्ट्रीम टू द ओरिजिनल पॉइंट, यानी कि उसी पॉइंट पर जहाँ से स्टार्ट करा है वापस घूम फिर कर उसी पॉइंट पर आना है। यानी कि जितना डिस्टेंस हमने ट्रैवल करा अपस्ट्रीम जाने में उतना ही हम वापस आएंगे। तो हम वापस भी 30 किलोमीटर ही आएंगे। ठीक, तो फिर इसमें टाइम कितना लगेगा T2 इज इक्वल टू D2/S2। तो T2 इज इक्वल टू 30/15 प्लस एक्स। तो बेटा अपस्ट्रीम में इतना टाइम लग गया, डाउनस्ट्रीम में इतना टाइम लग गया, टोटल टाइम कितना लगा 4 आवर 30 मिनट्स। तो T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 4 आवर 30 मिनट्स। तो T1 प्लस T2 हमारा जो स्पीड था वो किलोमीटर पर आवर में था, डिस्टेंस किलोमीटर में था। तो ऑब्वियस सी बात है जो ये टाइम आया है ये आवर्स में ही आया है, आवर्स में। तो 4 आवर 30 मिनट को मैं 4.5 आवर्स लिख सकता हूँ। बताइए भाई 4 आवर है और 30 मिनट्स है, 30 मिनट्स को अगर आवर्स में कन्वर्ट करेंगे तो कैसे होगा 30/60 आवर है ना। मिनट को अगर आवर में करेंगे तो 30/60 1/2 होता है जिसको 0.5 बोलते हैं। तो 4.5 घंटे मतलब 4.5 आवर्स हो गया। ठीक है, अब T1 कितना है 30/15 माइनस एक्स। T2 30/15 प्लस एक्स। 4.5 का मतलब 45/10। 5 9 45, 5 2 10, 9/2 हो गया। और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो इधर भी न्यूमरेटर में 30 है, इधर भी न्यूमरेटर में 30 है। 30 ले लो कॉमन, 30 कॉमन ले लिया तो ब्रैकेट में क्या बचेगा 1/15 माइनस एक्स प्लस 1/15 प्लस एक्स इज इक्वल टू 9/2। 3 10 30, 3 3 9। ये जो 10 है ये यहाँ डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 3 है और ये 2 है तो ये 2 से 10 मल्टीप्लाई हो जाएगा। 1/15 माइनस एक्स और 1/15 प्लस एक्स। तो ये दोनों टर्म बिल्कुल अलग अलग टर्म में दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे जब एलसीएम देंगे। इज इक्वल टू 3 इधर न्यूमरेटर में है, डिनोमिनेटर में 2 है, 10 इधर आ जाएगा। 2 × 10। अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो गया। 15 प्लस एक्स इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 में और 15 माइनस एक्स इस वाले 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा।
माइनस एक्स प्लस एक्स कट गया, 15 प्लस 15 कितना हो गया 30, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 3/20, अगेन 3 1 जा 3, 3 10 जा 30। अब ये हो गया मेरे पास 10/15 का स्क्वायर होता है 225, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1/20। 225 माइनस एक्स स्क्वायर तो इधर चला जाएगा और 20 इधर आ जाएगा, तो 10 into 20 इज इक्वल टू 225 माइनस एक्स स्क्वायर, 200 is equal to 225 माइनस एक्स स्क्वायर। क्या करो इस माइनस एक्स स्क्वायर को तो इधर ले आओ, ये हो गया प्लस का एक्स स्क्वायर और इस 200 को उधर ले जाओ, तो 225 माइनस 200 एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 25, तो एक्स की वैल्यू क्या आ गई, एक्स की वैल्यू क्या आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। एक्स की वैल्यू आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। बताइए जी क्लियर है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि जैसे 25 है, तो 25 का जब हम स्क्वायर रूट निकालेंगे तो वो प्लस माइनस 5 आना चाहिए, ठीक है, लेकिन -5 क्यों नहीं ले रहे, क्योंकि स्पीड जो है वो नेगेटिव में नहीं होती, कभी भी स्पीड हमेशा पॉजिटिव में होती है, तो इस वजह से प्लस का 5 ले लिया, 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, चलिए जी इतना कर लीजिए आज बस, बाकी फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं हम।